डॉक्टर हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में हर हफ्ते उनके डेटा पर चर्चा होती है। सरकारें जवाब में जो भी कहें, लेकिन सब उनके डेटा के बगैर कोई पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाते। कई बार छोटा-मोटा विवाद भी खड़ा हो जाता है उनके डेटा को लेकर के, लेकिन एक तरीके से वो भविष्यवक्ता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी का क्या होने जा रहा है। तो अभी जब हम लोग लॉकडाउन के फेज में हैं और कोरोना के इन्फेक्शन का कर्व कम नहीं हो रहा है, ऐसे में दो राहे पर खड़े हैं, किसी को पता नहीं कि क्या ट्रेड ऑफ करें, किस तरफ जाएं। तो आज हम महेश जी से सिर्फ जॉब पे चर्चा नहीं करेंगे, पूरी इकोनॉमी का, बिजनेस का, कारोबार का क्या हो रहा है, इस पर एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे। सर, पहला सवाल बड़ा सिंपल सा है कि अभी हमारी परिस्थिति लाइफ, लाइवलीहुड और इकोनॉमी के मामले में कहाँ है? बहुत गंभीर सी समस्या है अभी कि ये जो कोरोना वायरस का ये डर था वो इतना भयंकर डर रहा है, और जिस प्रकार से इसको पेश किया गया है तो लोगों में काफी भय फैल गया है इसके अंदर। और सरकार ने बड़ी सीरियस तरीके से इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया है ताकि लोग वाकई में घर में रहें न रहें, लेकिन कारोबार तो बिल्कुल बंद हो गया है। तो फैक्ट्रियां नहीं चलती हैं, बाजार नहीं चलते हैं, दुकानें नहीं खुली होती है, बहुत कम तरीके के दुकानों से कुछ प्रबंध दिया जा सकता है और सामान से गुजारा निकाला जा सकता है, लेकिन आमतौर पर कारोबार जो है वो बिल्कुल ठप रहा है। ये एक तरीका था इस कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए, लेकिन ये इस हद तक गया है कि जैसे पहले ये अनुमान था कि 21 दिनों में, चलो माना कि महीने भर में इस पर कुछ काबू पाया जा सकेगा, लेकिन यदि भारत में, पूरे देश में यदि हम 2 महीने तक कारोबार बंद रखें तो जो हमारे गरीब लोग हैं जो रोज की मजदूरी करके अपना गुजारा निकालते हैं, उन पर क्या गुजरी होगी, ये हमें सोचना जरूरी बन जाता है, सोचने पर मजबूर करता है कि उनका क्या होगा जिनकी रोज की रोटी रोजी केवल रोज की मजदूरी से ही बनता है। तो जो माइग्रेंट लेबर है वो तो उनका दृश्य तो हमें दिखता है, बहुत पीड़ित लोगों का, लेकिन काफी वो लोग हैं जो माइग्रेंट नहीं है, वो भी अपने घरों में एक प्रकार से फंसे हुए हैं और कोई कमाई नहीं कर सकते हैं। गुजारे के बारे में कब तक ऐसे अनसर्टेनिटी के दौरान चलते रहेंगे, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो जो समस्या लाइव्स और लाइवलीहुड की है वो बहुत ही कठिन जगह पे लाके हमें छोड़ दिया है इसने कि अब हम यहाँ से कहाँ जाएं। मेरे ख्याल से लाइवलीहुड का जो प्रॉब्लम है वो लाइफ से कई गुना ज्यादा हो गया है अब। बिल्कुल। तो इसको एड्रेस करने के लिए चूंकि भारत देश ऐसा है कि यहाँ का सारा कारोबार जो है वो जब तक सरकार कुछ ना करे तब तक होता नहीं, तो सरकार के पैकेज का इंतजार था। पैकेज जो है वो मिक्स है, उसमें लिक्विडिटी भी है, रिफॉर्म भी है, कुछ सपोर्ट मेजर्स भी हैं, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा फिस्कल हेल्प भी है। क्या ये इस क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए काफी है? क्या ये पैकेज आपने जो माइग्रेंट और नॉन माइग्रेंट करोड़ों लोगों की बेबसी का हाल बताया उसको एड्रेस करता है? मेरे हिसाब से तो इस इकोनॉमिक पैकेज में कोई हल नहीं है। इस इकोनॉमिक पैकेज में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि लिक्विडिटी देने के जरिए ये घरों में, लघु उद्योगों में और आम कारोबारों में क्रेडिट की फैसिलिटी बढ़ाता है। लोग ऋण के नीचे दब सकते हैं इसके कारण, क्योंकि आमदनी तो है नहीं, उद्योगों के पास भी नहीं है, घरों के पास भी नहीं है, ठेले वाले हैं उनके पास भी नहीं है। तो यदि उनका ऋण बढ़ जाएगा और अगर सामने उनको यदि आमदनी नहीं दिख रही है और पिछला ऋण तो बढ़ ही गया होगा, यदि वो अपना गुजारा नहीं कर पाए थे पिछले कई हफ्तों में, तो उन्होंने वाजिब है कि कुछ तो कर्जा उठाया ही होगा, अब उसके ऊपर आप और कर्जा दे दो। तो कर्जे के नीचे लोग काफी दब सकते हैं और आगे जाकर के इसकी समस्या काफी बड़ी हो सकती है।
तो यदि ये जो नया कर्ज है वो बैंकों से लिया जाएगा या एमएफआई से लिया जाएगा, एनबीएफसी से लिया जाएगा, तो उनके एनपीएस बढ़ेंगे। यदि उनके एनपीएस बढ़ेगी और सरकार ने कहा कि हमने गारंटी दी है, तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट तब बढ़ेगा, अब नहीं बढ़ेगा तो तब बढ़ेगा। लेकिन वो बढ़ने का जो जरिया होगा वो लोगों को ऋण के नीचे दबा करके होगा। उनके हाथों में एक ताकत देना, जो स्पेंडिंग पावर देना होता है, वो दिए बगैर उनको डेट इंडेटेड करने के बाद देना होगा। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर समस्याएं ज्यादा है। कुछ जो कदम उठाए गए हैं जैसे मनरेगा, उससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी बढ़ेगी और कुछ उसमें अच्छे अच्छे कदम भी हैं। लेकिन जो लिक्विडिटी वाला है, जो रिफॉर्म वाला है, वो उसकी जरूरत अभी नहीं थी मेरे हिसाब से। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं कि दरअसल कर्ज बढ़ जाएगा तो जिसको कहा जा रहा है कि हम रीओपन कर रहे हैं, ये रीओपनिंग इकोनॉमी का रीस्टार्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इकोनॉमी को अगर रीस्टार्ट करना है तो लोगों को नौकरियां देना जरूरी है। जो उनकी नौकरी चली गई है, जो उनका वेतन 2 महीने से जो नहीं मिला, वो वापस कैसे किया जाएगा? जिन लोगों के धंधे चौपट हो गए, वो धंधे वापस कैसे आएंगे? वो केवल लिक्विडिटी से नहीं आते हैं, वो डिमांड क्रिएशन से आएंगे। तो डिमांड क्रिएशन ज्यादा जरूरी था, केवल लिक्विडिटी देने से कुछ नहीं होगा। इसमें सरकार की तरफ से पैकेज के बाद सफाई ये आई है कि ये एक ऑप्शन था, बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि डायरेक्ट हाथ में पैसा दे दो। हमको लगता है कि हम जब एमएसएमई वगैरह को कर्ज देने के लिए कह रहे हैं ताकि उनके पास पैसा होगा, वो अपना कारखाना खोलेंगे, फिर वो बिजली के बिल चुकाएंगे, लोगों को नौकरी पर लाएंगे, तो वहां से ही डिमांड ट्रिगर होगी। आप डिमांड कह रहे हैं कि कॉमन मैन को पैसा दे के शुरू करो, हमको लगता है कि हम वो एमएसएमई को पैसा दे देंगे, उससे शुरू हो जाएगा। इस आर्गुमेंट में कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत है। यदि मैं आपसे पैसे ले रहा हूं कर्ज के तौर से, तो उसको वापस तो करना है। आप मुझे 6 महीने साल भर की मोहलत दे दो, फिर भी पैसा तो वापस करना ही है। ये पैसा वापस तब कर पाऊंगा जब सामने किसी के पास मेरा माल खरीदने की क्षमता होगी। लेकिन यदि लोगों में डिमांड ही नहीं है, उनके पास आमदनी ही नहीं है, तो वो मेरा माल कैसे उठाएंगे? क्या व्यापार सिर्फ B2B में ही चलेगा? मतलब कि मैंने किसी और धंधा किया जिसने भी कर्ज लिया है, मैंने कर्ज लिया और किसी और धंधे वाले ने भी कर्ज लिया और हम ही एक दूसरे के साथ में कारोबार कर रहे हैं, इससे तो इकोनॉमी नहीं उठ सकेगी ना। इकोनॉमी सिर्फ तब उठेगी जब फाइनल कंज्यूमर गुड्स को खरीदेगा, उसके पास तो आमदनी है ही नहीं। उसको लघु उद्योग क्यों काम पे लगाएगा जब तक उसको डिमांड सामने नहीं दिखती है। एक चीज और बताएं जो मुझे लगता है कि आप डेटा के बादशाह हैं। हमारे यहाँ अचानक अब ये दुखद डिस्कवरी हुई है कि माइग्रेंट वर्कर्स के पास पैसा पहुंचाना इसलिए संभव नहीं है। सरकार के प्रवक्ता ये बता रहे हैं कि हमारे पास उसका कोई डेटाबेस नहीं है। तो इतने सारे डेटाबेस बनाए, टेक्नोलॉजी की बातें हुई, जैम ट्रिनिटी की बातें हुई, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बातें हुई, क्या पूरी पॉलिसी मेकिंग में माइग्रेंट वर्कर नाम की एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है, ये रेडार पे थी ही नहीं हमारे नीति निर्माताओं के? ऐसा अब लगता है। जब ये समस्या सामने आई है तब समझ में आया कि माइग्रेंट को तो हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये कहाँ है, कहाँ से कहाँ जाते हैं, कौन है, इनका ठिकाना कहाँ है, ये हमें पता ही नहीं। तो हमने काफी कुछ किया लेकिन माइग्रेंट के बारे में नहीं समझा। अब ये इसके अंदर एक बात समझना जरूरी है और ये इस संकट का फायदा उठाना भी जरूरी है। जैसे अक्सर हम कहते हैं कि रिफॉर्म्स तभी होते हैं इंडिया में जब कोई कैलामिटी आती है, जब कोई क्राइसिस होता है। 1991, 92 देख लो या और भी काफी देख लो। तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम को मजबूत करना बहुत जरूरी है। सरकारी जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम है वो उसकी कमजोरी जो है उसको आज हम महसूस कर रहे हैं और हमें इस बात से सीख लेनी चाहिए कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम को बहुत मजबूत करना जरूरी है कि ऐसे संकट के समय भी वो काम में आ सके। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि एनएसएसओ के सर्वेज होते हैं, वो हम करते हैं एक नॉर्मल ईयर में। ये प्रथा रही है हमारे यहाँ।
कि एनएसएसओ का सर्वे कब होगा कंजम्पशन का या एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का, जब कोई नॉर्मल ईयर सामने आएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं 2016 से लेके आज तक के पिछले 4 सालों में 3 संकट के साल रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक शॉक्स रहे हैं। और उस वक्त ये एनएसएसओ के सर्वेज हैं या सरकारी सर्वेज हैं, यदि ये होते तो सरकार को इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छा मिलता। तो स्टैटिस्टिकल सिस्टम को सही बनाए, केवल ये कहना कि जनधन अकाउंट्स बढ़ गए हैं और आधार लिंक्स हो गया है, वो भी ठीक है, लेकिन एक स्टैटिस्टिकली साउंड सिस्टम जो केवल एक स्टैटिस्टिकल केडर बना सकता है, उसको मजबूत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि उसके बगैर हम हमेशा आधे तथ्य आधे सत्य पर बातचीत कर रहे होंगे। एक चीज और समझाएं, जो आपने कहा कि ये पैकेज सॉल्यूशन कम दे रहा है, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर रहा है, और वो प्रॉब्लम इकोनॉमिक एक्टर्स को कर्जे में फंसाने की है। जो दूसरा बड़ा तबका है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी दरअसल चलाता तो प्राइवेट सेक्टर हो, बड़ा उद्यमी हो, छोटा उद्यमी हो या किसान हो, ये जो रियल प्लेयर है इकोनॉमी के, उनकी दशा इस वक्त कैसी है? खास करके अगर, क्योंकि बड़ी इकोनॉमी बड़े प्लेयर से चलती है, तो हमारे बड़े बिजनेस का क्या हाल है इस वक्त? बड़े बिजनेस का हाल काफी कमजोर हो गया है। पिछले 2-3 सालों में कई बातें समझ में आई है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके। तो हम सीएमआई में इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बड़ी डिटेल्ड में नोट करते हैं, डेटाबेसेस बना करके समझने की कोशिश करते हैं, और वो डेटाबेस कहलाता है द प्रावर्स डेटाबेस। तो प्रावर्स डेटाबेस से ये सामने आता है कि तुम पिछले 10-15 साल देख लो तो आप ये पाओगे कि 2008-9 में जो इन कंपनीज का ग्रोथ इन नेट फिक्स्ड एसेट्स रहा करता था, वो 8-9 में तकरीबन 23% से ग्रो हुआ। ये एक पीक था कि एक ही साल में नेट फिक्स्ड एसेट्स, और नेट फिक्स्ड एसेट्स का बढ़ना, उसकी जो ग्रोथ है, उसका मतलब है कि उतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, नया इन्वेस्टमेंट हुआ है। वो 23% से ग्रो हुआ था 2008-9 में। उसके बाद में भी नहीं ग्रो हुआ, उसके बाद में नीचे ही आते रहा। 2015-16 में थोड़ा सा बढ़ा था, दोबारा करीब 13-14% से बढ़ा था, लेकिन 2018-19 में ये ग्रोथ इन नेट फिक्स्ड एसेट्स केवल 5.5% के आसपास का ही ग्रोथ था। कहाँ वो 20% ग्रोथ, कहाँ वो 15% ग्रोथ जो हम पहले देखा करते थे, और ये 5.5% ग्रोथ जो 1992 से लेके आज तक का ये सबसे लोएस्ट ग्रोथ है। मतलब कि 2018-19 में जब कंपनीज का मुनाफा काफी अच्छा था, टॉप लाइन ग्रोथ भी काफी अच्छी थी, उस समय भी बड़े कारोबारों ने नेट फिक्स्ड एसेट्स को ग्रो करना ठीक नहीं समझा। मतलब उन्होंने कहा कि हम पैसे घर ले जाएंगे, हम पैसे को कहीं और लगा देंगे, लेकिन नई कैपेसिटी नहीं क्रिएट करेंगे। ये एक प्रकार से उनका एक स्टेटमेंट है कि हमें हमारे फ्यूचर पर इतना विश्वास नहीं है, और ये वाजिब है। ये बात समझ में आ सकती है क्योंकि आरबीआई के सर्वे हमें दिखाते हैं। ओविक्टस सर्वे जो आरबीआई का है वो बताता है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दिसंबर 2019 में केवल 68% थी। 68% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर होगी तो कौन इंडस्ट्रियलिस्ट नया कैपेसिटी क्रिएट खड़ा करेगा? उसको 80-85% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नजर आएगा, और सामने और भी ग्रोथ अगर नजर आएगी तभी कहीं जाकर के वो नई कैपेसिटी खड़ा करेगा ना। तो मेरे ख्याल से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके पास काफी कैपेसिटी है, और वो कह रही है कि हमें और कैपेसिटी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और पिछले 3 सालों में 4 सालों में उन्होंने जो मुनाफा बनाया है वो डिविडेंड के तौर पर ले गए हैं बाहर। तो पहले 25-30% डिविडेंड निकाला जाया करता था मुनाफे का, पिछले कई सालों में वो 50 से लेके 65-70% तक पहुंच गया था। तो मतलब इंडस्ट्री कह रही है कि मुनाफा बनाएंगे, वापस पैसे को कंपनी में नहीं लगाएंगे, घर ले जाएंगे। तो 19-20 के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है लिस्टेड कंपनीज की, वो बता रही हैं कि टॉप सेल्स ग्रोथ जो है, अगर इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट कर लें उसमें से, तो 3 क्वार्टर्स लगातार डिक्लाइन था। तो कंपनीज
इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, डिविडेंड्स बाहर निकाल रही हैं, और उनका ग्रोथ एकदम से डाइव हो गया था 1920 में, और उसके बाद को कोविड-19 का हमें अटैक मिला है। तो आप सोचिए कि प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की हालत कितनी बुरी है आज। तो इसकी थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई गहराई समझाइए। आपने बताया कि 68% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था। अब जो पैकेज इनके सपोर्ट के लिए आया है उसको ये कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि जब हम पीएमआई का डेटा पढ़ते हैं जो ऑल टाइम लो है, मेरा ख्याल है कुछ 17% या ऐसा कुछ नंबर आया है, तो उसको देखते हुए, ये 2 क्वार्टर को देखते हुए, जब ये प्रेडिक्शन सामने आ रहा है कि इस बार जीडीपी 4-5% भूल जाइए, जीरो पर आके फ्लैट पर आप आ गए हैं, और एक प्रेडिक्शन ये है कि नहीं 2 से 5% नेगेटिव होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर नंबरों से हम आपसे समझना चाहें कि हमारी दशा कैसी है तो वो बताइए। तो फ्लैट की तो संभावना नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ का अब 2021 में। हमारे हिसाब से तो जीडीपी ग्रोथ -6% रहेगा इस बार। -6%? -6% ये सीएमआई का फोरकास्ट है। ये हमने प्रोडिक्शन, मतलब ये हमारे कैलकुलेशन अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते भर पहले ही बनाए हैं। पहले हमने अप्रैल में अनुमान लगाया था 1 अप्रैल को कि 0% ग्रोथ रहेगा, लेकिन ये लॉकडाउन को देखते हुए हमने इसको फिर से कैलकुलेट किया है और हमारे अनुसार -6% रहेगा। मेरे हिसाब से कम कह सकते हैं, उससे और भी बदतर हो सकता है स्टेटस। तो आप देखें कि कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हालत ये है कि अगर वो मुनाफा कर भी ले तब भी वो इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो वो कहती है कि अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतना लो है तो हम क्यों इन्वेस्ट करें, और ये बात बिल्कुल सही है उनकी, उनको हम गलत नहीं कह सकते। तो सरकार को इसमें क्या करना चाहिए? सरकार ने यदि केवल इंडस्ट्रीज को और सहूलत दी और मेजर दे कि आप टैक्सेस कम कर लो, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उनका प्रॉब्लम टैक्सेशन से इस वक्त नहीं है, किसी और वक्त हो सकता है, लेकिन आज के दिन टैक्सेशन को लेके प्रॉब्लम नहीं है। उनका प्रॉब्लम टैक्सेशन को लेकर के ये आर्बिट्री टैक्स मत लगाइए, वोडाफोन वाला केस मत खड़े करिए। लेकिन उनका बड़ा प्रॉब्लम आज ये है कि डिमांड नहीं है। तो सरकार को एक्चुअली चाहिए हाउस होल्ड्स को के हाथ में पैसा देना ज्यादा जरूरी है। उनकी जेबें अगर गर्म हो तो वो खर्च करेंगे, वो अगर खर्च करेंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर के पास पैसा आएगा और फिर इन्वेस्ट शुरू करेंगे। सर ये तो नो ब्रेनर है कि आप डिमांड पैदा करें, लोगों के हाथ में पैसा दें और गरीबों के हाथ में सबसे पहले दें, और देना संभव है। ये सिंपल सी बात क्यों समझ में नहीं आती हमारी पॉलिसी मेकर्स को? ये तो उन्हीं को पूछे, ये तो मेरी समझ के बाहर है। क्या इसमें एक ऐसा हो सकता है कि हमारे इकोनॉमिक जरूरतें और पॉलिटिकल इंपरेटिव का टाइमलाइन अलग है, इसलिए शायद ये काम हम करेंगे लेकिन हम अपने टाइमलाइन के हिसाब से बाद में करेंगे? ये भी वही कह सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ थोड़ा खींच करके कि एक रिलीजियस सिचुएशन बन गया है कि हम फिस्कल डेफिसिट को स्लिप नहीं करने देंगे, और मेरे हिसाब से इसमें एक कॉम्प्लिकेशन, इसमें एक दिक्कत है। जब आपत्ति आती है, जब इतनी बड़ी मुश्किल आती है, और वो भी मुश्किल ऐसी कि हमने, मतलब ये कोई लाइटनिंग नहीं गिरा हम पर, हमने खुद ने कहा कि इकोनॉमी को लॉकडाउन कर दो। ऐसे वक्त में यदि इकोनॉमी को वापस उभार करके लाना है वापस, तो वो अपने आप तो आएगी नहीं। इकोनॉमी को ऐसी चीज नहीं है कि आपने स्विच ऑफ कर दिया फिर स्विच ऑन कर दिया तो फिर लोग आ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसमें आपको कदम लेने होंगे और आपको खर्च करना होगा, और इतने सारे कदम ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा बाय बाय कह करके थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएं। और फिर एक बात है, लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा खर्चा करना चाहिए। तो सरकार को खर्चा करने के लिए बहुत सारा बोरो करना चाहिए, जरूरत पड़े तो मोनिटाइज, यानी थोड़ा सा नोट प्रिंट करना पड़े तो वो भी कर लेना चाहिए, और डाउनग्रेड की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 100 से ज्यादा देश होंगे जो यही सेम काम कर रहे होंगे। तो रेटिंग एजेंसियों के बारे में कोई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फिस्कल फंडामेंटलिज्म मन में रखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वही मेरा सवाल छोटा सा, कि ये बात हमारे पॉलिसी मेकर्स समझ क्यों नहीं पा रहे? इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। एक बात बताएं,
एपिडेमियोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन अगर मैं ये समझना चाहूं कि बाकी देशों में ओपनिंग जब हुई तो इन्फेक्शन कर्व थोड़ा काबू में आता हुआ दिखा। हमारे यहाँ इन्फेक्शन कर्व के काबू में आने के कोई संकेत अभी नहीं मिल रहे हैं, और ऐसे में हम सो कॉल्ड रीओपन कर रहे हैं। आपने समझा दिया है कि ये रीओपनिंग क्यों नहीं है इकोनॉमी की। ऐसे में क्या हम आंख पे पट्टी बांध करके कुछ भी करने के रास्ते पर निकले हुए हैं, या हो सकता है कि हम एग्री ना करें लेकिन कोई स्ट्रेटजी पर काम हो रहा है? एपिडेमियोलॉजिस्ट जो कहते हैं, मेरे पास तो इतना वो उस विषय पर इतना नॉलेज नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि वो सही है कि गलत है, लेकिन कम से कम 2 महीने बाद या इसके पहले भी 1 महीने के बाद में काफी कुछ डेटा देखने के बाद में ये बात तो बनती है कि सरकार हमें ये बताए कि उन एपिडेमियोलॉजिस्ट ने उनको क्या बताया, कैसा डर पैदा किया उन्होंने, जिसके कारण हमें ये कहा गया कि ये एक भयानक चीज है जिसके कारण तुम्हें अपना पूरा कारोबार बंद करके घर में बैठना हो। हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, हम आप पर पूरा विश्वास रखते हैं इस बात को लेकर के, लेकिन अब ये बता दें, आंकड़े बता दें कि यदि हमने लॉकडाउन नहीं किया होता तो हम कहाँ पहुंच जाते और लॉकडाउन करने से हम कहाँ पहुंचेंगे, ये पहले का क्या फोरकास्ट था और रियलिटी क्या है, और आगे जाकर के क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर पहले नहीं बता सके अब तो बता दें, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये समस्या कितनी बड़ी समझी गई पहले, कितनी बड़ी एक्चुअली में हुई, और आगे क्या होने की संभावना है। देश में काफी बुद्धिजीवी हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट होना जरूरी नहीं है, उनको इकोनॉमिस्ट होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन उनको छोटी छोटी बातें तो समझ में आती ही है। तो यदि सरल भाषा में ये बताया जाए कि ये डर दरअसल कितना बड़ा था और कितना निकला। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी को कुछ तो बात समझ में आती है, उस माइग्रेंट को भी ये बात समझ में आती है कि हमने बहुत प्रकार के अकाल देखे, हमने देखा हमारे आंखों के सामने कि हमारे बच्चे चले गए, हमारे भाई बहन की मौतें हो गई अकाल में, मौतें हमने देखी है। आप हमें मौत का भय दिखा रहे हैं, लेकिन उसका रूप तो दिखाएं, वो क्या रूप था उस राक्षस का जिसको लेकर के हमारी रोजी रोटी बंद हो गई। हमने तो देखा है कि गंगा मैया हमारे बच्चे ले जाते हैं बाढ़ों में जी। क्या आप हमने आकाल देखा है, हमने बाढ़ को देखा है, लेकिन इस राक्षस का तो रूप ही समझ में नहीं आ रहा है हमें। तो कम से कम किसी प्रकार से तो बताइए ये क्या है जिसके कारण हमको बंद रखा गया है। जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे, थोड़ी देर के लिए तो हम आपका विश्वास कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हो, उसके बाद तो कुछ तो ठोस सबूत देना होगा ना, बताने के लिए कि ये वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है और विश्व भर की समस्या है जिसके कारण आपको बंद रखा गया। कुछ तो हमें समझ चाहिए बियॉन्ड द टेक्निकल वर्ड्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजिस्ट एंड द इकोनॉमिस्ट। तो ट्रस्ट डेफिसिट के अलावा इंफॉर्मेशन डेफिसिट भी एक बड़ी समस्या है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अब अगर आखिरी 2 बातें और मैं आपसे समझना चाहूं, आगे चलते हुए क्या दिखलाई पड़ता है? आपने जब सरकारी खर्चों की बात कही कि सरकार जोर से खर्चा करे, उसके पास होता है कि हाँ हम पब्लिक स्पेंडिंग से कर लेंगे, और इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वाला काम कि इसमें तो हम ही पैसा लगा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर को लेके आ सकते हैं। सरकार भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, और आपके पास भी एक विशेष अध्ययन इसका होता है सीएमआई में, जिसके तहत आप बताते हैं कि प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, टॉप 50 का, 100 का, उससे क्या बात समझ में आती है, उसमें क्या चेतावनियां छुपी हुई हैं? जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हम मॉनिटर करते हैं रेगुलरली, उसमें वही कहानी सामने आती है जो मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जरिए समझाई थी पहले, कि 2008 में एक पीक था जब 27 ट्रिलियन रुपीस के आसपास, 27 लाख करोड़ के आसपास का न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल चला करता था 2008-9 में। वो गिर करके 2012-13 में वो 10 लाख करोड़ से उतर आया। फिर 15-16 में वो वापस ऊपर आ गया था करीब 22 लाख के आसपास। तो 27 लाख करोड़ था, गिर करके 10 लाख करोड़ हो गया,
मोदी सरकार आई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, तो 15-16 में फिर से वो उठ करके 22 लाख करोड़ के आसपास आ गया। फिर आया डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, और बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस आए इकोनॉमी में 19-20 में, वो लेकर के वापस गिर आई है। और 19-20 में जो न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल से आज फिर से एक बार 11 लाख करोड़ के आसपास आके गिर गई है। अब ये सारे डेटा जो है वो नॉमिनल टर्म्स में, इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। तो नॉमिनल टर्म्स में कहां 27 लाख करोड़, और 10, 11, 12 साल के बाद में केवल 11 लाख करोड़। और इन इन्वेस्टमेंट्स में भी काफी वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसका रूप हमें कभी नहीं दिखेगा, बिकॉज इसके अंदर इंडिगो के काफी सारे एयरक्राफ्ट है, वो तो आप कभी खरीदेंगे नहीं, या उनके खरीदने पर काफी प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट्स जो है प्राइवेट सेक्टर के बिल्कुल ठप है। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, जहां एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा बनता है, वो तो और भी ठप है। तो जरूरी बनता है सरकार को इस बार कदम उठा करके कि जब इकोनॉमी ठप होती हुई नजर आ रही है तो सरकार को कदम उठाने चाहिए। पिछले 20 सालों में हम कम से कम 2 इंस्टेंसेस देख सकते हैं। एक, जब वाजपेयी जी ने देखा कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ रहे हैं और उन्होंने ये पूरा अभियान चलाया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लगा करके कि हम सड़कें बनाएंगे, बड़ी सड़कें बनाएंगे, उससे इकोनॉमी वापस काफी हद तक रिवाइव हुई। वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो जोरदार चेंज किया वाजपेयी जी ने इन्वेस्टमेंट्स को, वो एक लेसन है। हमें उससे सबक सीखना चाहिए कि कैसे सरकार कदम उठा करके इन्वेस्टमेंट्स को, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स को जबरदस्त जोर दे सकती है। और सेम चीज हुई थी 2004 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी। उन्होंने एसईजेड पॉलिसी लाए थे और काफी और पॉलिसीज लाए थे जिसको लेकर के इन्वेस्टमेंट्स काफी बढ़ गए थे। लेकिन 1996-97 में हो या 2005 में हो, गवर्नमेंट ने कदम उठाया था इन्वेस्टमेंट्स को किक स्टार्ट करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर अपने आप नहीं कर सकता जब तक। और आज के तारीख में रोड्स इज नॉट द सॉल्यूशन इज डिमांड क्रिएशन। लोगों के जेबों में पैसा डाला जाए। बिल्कुल। आखिरी सवाल जिसके लिए आप सबसे ज्यादा न्यूज में रहते हैं डेली बेसिस पे, वो है अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या प्लस माइग्रेंट का अभी का हाल और डिमांड का करीब करीब खत्म हो जाना। इस तरीके से अगर मैं आपसे बहुत सरल हमारे लेमैन की भाषा में समझना चाहूँ कि आपके लिए आने वाले दिनों के लिए क्या चेतावनियां हैं, तो वो बताइए, खास करके अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर को देख करके, क्योंकि वो एक पैमाना है हमारी हालत को समझने का। सबसे बड़ी समस्या ये है कि 122 मिलियन लोग, 12.2 करोड़ लोगों की नौकरी गई है केवल 1 महीने में, अप्रैल के महीने। मई में हो सकता है ये थोड़ी और खराब हो गई होगी, ये तो महीने के आखिरी में ही देखेंगे। लेकिन 12 करोड़ लोगों को नौकरियां वापस कैसे दी जाएगी? इसमें से 9 करोड़ लोग हैं जब तक वापस ठिकाने आ जाएगा, रेडी वाला की भी दुकान नहीं चलेगी। अगर लोग दफ्तर नहीं जाएंगे तो वो ठेले वाले के यहाँ कोई चाय कैसे पिएगा, कोई समोसा कैसे खाएगा? तो ये 9 करोड़ लोग हैं। जब इकोनॉमी वापस पटरी पर आ जाएगी तब इनकी दुकानें तो खुल जाएंगी। लेकिन सोचिए जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं 2 करोड़ 1.8 करोड़ के आसपास, उनकी भी नौकरियां गई। उनको नौकरियां कैसे मिलेंगी वापस? सैलरीड जॉब्स मिलना मुश्किल होता है जब तक कारोबार सही ढंग से चलना शुरू नहीं करता है, उसमें रफ्तार नहीं आती है, तब तक सैलरीड एम्प्लॉइज नहीं मिलती है लोगों को। आपको पता है कितनी अर्जियां करनी पड़ती है बच्चों को ताकि कहीं जाकर के उनको नौकरी मिल जाए, सिफारिशें करनी पड़ती है, बड़ी कसरत करनी पड़ती है, कैंपस प्लेसमेंट में काफी मशक्कत करनी पड़ती है लोगों को नौकरी पाने के लिए। अब अगर 2 करोड़ की नौकरी ऐसे से चलेगी तो वापस कैसे आएगी? तो इसमें एक और चीज जोड़िए कि तकरीबन 2 करोड़ ही बिजनेसमैन है, कारोबार के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारा धंधा ठप हो गया, अब दोबारा कब शुरू होगा हमें नहीं पता। हम नहीं कह सकते कि कब दोबारा ये धंधा शुरू होगा। तो अगर
मालिक कह रहा है कि मुझे नहीं पता कब शुरू होगा, तो नौकरी कौन देगा? और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो रेडी वाला कैसे चलेगा? तो ये समस्या आसानी से हल नहीं हुई। ये तो फिर आप बहुत बड़ा नंबर दे रहे हैं। 12 करोड़ और प्लस जॉब देने वाले कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा लोग। एक आखिरी सवाल और, अब हमको ये लगता है कि जो लोग वापस जा रहे हैं वो बेरोजगार लोग हैं, नौकरी से हटाए जाने के बाद, मकान मालिक से निकाले जाने के बाद वो वापस जा रहे हैं। अब बारिश आ जाएगी, जो औद्योगिक राज्य है वहां पर ये लौट करके नहीं आएंगे। ऐसे भी अभी हमने बता दिया शहर वालों ने और नौकरी देने वालों ने कि तुम अवांछित अनडिजायरेबल आदमी हो, तुम चले जाओ। मुझे ये लगता है, और कई एसएमईज ऐसा बताते हैं, कि अब दिवाली तक ये लोग नहीं आने वाले हैं। क्या ये अनुमान सही है कि ये बड़ा वर्क फोर्स हिंदुस्तान का दिवाली तक काम पर बड़े पैमाने पर नहीं लौटेगा, और फिर उसका क्या इम्प्लीकेशन है? मैं इसको अलग ढंग से पढ़ता हूं। लोग कहते हैं कि दिवाली तक ये लोग वापस नहीं आएंगे। मैं कहता हूं इस बात को ऐसे पढ़िए कि हमें उम्मीद है कि शायद दिवाली तक वापस आ जाए। हो सकता है कि इतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। जी बिल्कुल। और इसका अर्थ यह हुआ कि जो अगले क्वार्टर का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जैसे मार्च एक्टिव होता है वैसे फेस्टिवल सीजन, उसका हाल देखते हुए ये पूरा साल जो वाइप ऑफ करते हुए, वाइप आउट होते हुए आपने कहा -6%, फिलहाल उसी नंबर को देखना चाहिए। हाँ, तो कदम अगर उठाएं और अच्छे कदम उठाएं तो समस्या कुछ तो हल हो सकती है, कम से कम पीड़ा कम हो सकती है। लेकिन क्या ऐसे आसान नहीं है? क्या ऐसे हालात हैं, आशावादी हो अगर, कि हाँ इतना वक्त बचा है, बिल्कुल आखिरी मुकाम पर आके खड़े हो गए हैं, कि ऐसा कुछ टर्न मारें कि -6 के बजाय बुरे से बुरी हालत में कम से कम फ्लैट पे, 0 पे तो आ जाए वापस? मुश्किल है। पहला क्वार्टर तो गया, पहला क्वार्टर तो इतनी बुरी तरह से गया है। देखिए, यदि आपने एक पूरी इकोनॉमी को 1 महीने के लिए पूरी तरह से बंद कर दी, कि जीडीपी 8.33% से तो श्रिंक हो ही गई ना। बिल्कुल। उसको आपको कवर करना है बाकी महीनों में, और ऐसे नहीं है कि आपने स्विच ऑन कर लिया और वो शुरू हो गया। तो इसका तो सस्टेन्ड एफर्ट रहेगा। तो ये उम्मीद रख सकते हैं, आशावादी बन सकते हैं कि शायद कुछ कर लें, वो हो जाएगा। लेकिन रियलिस्टिक होकर के हमें ये समझना चाहिए कि गंभीर है, काफी गंभीर समस्या है, और कदम उठाना जरूरी है ताकि लोगों की पीड़ा कम हो। लोगों की पीड़ा कम करना ज्यादा जरूरी है, ग्रोथ जरूरी नहीं है। बिल्कुल, लोगों की पीड़ा कम करना जरूरी है, ग्रोथ बाद में देखा जा सकता है, और वो नंबर -6%। और आपने 12 करोड़ प्लस 2 करोड़ उद्यमियों का भी एक हिसाब बताया। ये सब वो बातें हैं जो इस वक्त हम सब लोग समझना और जानना चाहते थे। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया है। महेश जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।